ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, साल 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। दूसरा, नॉर्वे लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, यानी इस इंडेक्स में पहले स्थान पर बना हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछले 7 सालों में भारत 41 स्थानों की लंबी छलांग लगा पाया है। स्विट्जरलैंड न कि नॉर्वे लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। रैंकिंग में अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक यानी इंडेक्स विश्व अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। इस साल इस इंडेक्स का थीमेटिक फोकस नवाचार संचालित विकास के भविष्य पर केंद्रित है। विपो का मानना है कि इस रिपोर्ट से दुनिया भर के देशों की सरकारों को अपने यहाँ नवाचार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका मूल उद्देश्य नए विचारों और तकनीकों को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों और बदलावों में शामिल करना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, बी तमिलनाडु के चेन्नई में, सी गुजरात के भावनगर में, अथवा डी पुदुचेरी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी गुजरात के भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में बनेगा। ये टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। इसे करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस ब्राउन फील्ड बंदरगाह परियोजना के पहले चरण में 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहाँ भावनगर में 45 लाख कंटेनर की क्षमता वाली एक लिक्विड और व्हाइट कार्गो टर्मिनल के साथ नौका सेवा टर्मिनल का भी विकास किया जाएगा। सीएनजी परिवहन के लिए तट पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस परियोजना के चलते सालाना तौर पर भावनगर बंदरगाह की कार्गो क्षमता को 90 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां सीएनजी और एलएनजी दोनों के लिए टर्मिनल मौजूद होंगे। राज्य सरकार के मुताबिक इस परियोजना से भावनगर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में डिजिटल साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, आंध्र प्रदेश की पुल्लमपारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। दूसरा, पुल्लमपारा पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमपारा परियोजना की शुरुआत की गई थी। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी ना तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। केरल की पुल्लमपारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह में इस बात की आधिकारिक घोषणा की। बता दें कि पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमपारा परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये परियोजना 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों, कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयं सेवकों की सहायता से चलाई गई थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मेघालय, अथवा डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। व्याख्या पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश को आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है।
इस रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 25 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 30 सितंबर अथवा डी 1 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 30 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 30 सितंबर को व्यावसायिक अनुवादकों को यानी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स को उनके काम के प्रति सम्मान देने और अनुवाद के वैश्विक महत्व को स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि व्यावसायिक अनुवादक विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क रखने और शांति, समझ और विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। सवाल उठता है कि 30 सितंबर ही क्यों? तो इसके लिए आपको बता दें कि सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक हैं, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इनकी पुण्यतिथि 30 सितंबर को होती है और इन्हीं के याद में ही इस खास दिन को यानी 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर है, यानी साल 2022 की थीम। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस क्षेत्र के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रबर उद्योग, बी प्लास्टिक उद्योग, सी लेदर उद्योग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री द्वारा हाल ही में CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई की यात्रा के दौरान स्केल यानी स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और प्रशिक्षण के तरीके को बदलने के लिए एंड्रॉइड ऐप स्केल विकसित किया है। स्केल स्टूडियो ऐप चमड़े के शिल्प में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों को अपने कार्यालय में अत्याधुनिक स्टूडियो से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की शुरुआत की गई है। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। यह सुविधा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर शहर में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है। वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट है और प्रतिदिन 10 AH क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है। इन सेलों का उपयोग पावर बैंक में किया जाता है। भारत इस लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की मदद से लिथियम बैटरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। साथ ही चीन और अन्य देशों पर लिथियम बैटरी के लिए निर्भरता कम होगी। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। रियांग आदिवासी अभी सुर्खियों में हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या फिर डी सिक्किम। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में 5,000 विस्थापित मिजोरम आदिवासी मतदाता त्रिपुरा मतदाता सूची में नामांकित हुए हैं। जातीय समस्याओं के कारण 25 साल पहले मिजोरम से विस्थापित हुए 37,136 रियांग आदिवासी, जिन्हें बुरु आदिवासी भी कहते हैं, उसमें से करीब 5,010 लोगों का नाम त्रिपुरा की चुनावी सूची में शामिल हुआ है। त्रिपुरा चुनाव विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। साल 2022 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
स्वीडन के सुने बर्गस्ट्राम को चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा, इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मानवों के विलुप्त पूर्वजों और मानव विकास की आनुवंशिकी यानी जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन दो सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। स्वीडन के स्वांते पैबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानवों के विलुप्त पूर्वजों और मानव विकास की आनुवंशिकी यानी जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि पाबो के पिता सुने बर्गस्ट्राम ने भी 1982 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। बता दें कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था। ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ये राशि 10 दिसंबर को पुरस्कार के साथ दी जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 30 सितंबर अथवा डी 1 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल यह दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के मूल अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, या हिंदी में कहें तो दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। युवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है। दूसरा, इस योजना को क्रियान्वित करने का काम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम करेगी। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा यानी यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इस योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है यानी युवा 2.0। ये देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक की संस्कृति को बढ़ावा देने एवं युवा और उभरते लेखकों जिनकी उम्र 30 साल से कम है उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इसके पहले संस्करण को 29 मई 2021 को शुरू किया गया था। इस योजना को क्रियान्वित करने का काम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास करेगी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट करेगी, न कि NSDC। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य यानी बड़े राज्यों की श्रेणी की बात हो रही है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में पहला स्थान मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश अथवा डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव और सिक्किम ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार उन राज्यों व जिलों को प्रदान किया जाता है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण समुदाय की भागीदारी कैसी रही। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल 1944 का शिकागो संधि जो कि अभी सुर्खियों में है किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए मानवाधिकार से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी सिविल एविएशन से अथवा डी विकलांग कल्याण से।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये सिविल एविएशन से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 3 अक्टूबर की सुबह एक संदिग्ध विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग चाहता था। पायलट को एटीसी ने यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जयपुर अथवा चंडीगढ़ का विकल्प दिया, लेकिन पायलट दिल्ली में ही लैंडिंग पर अड़ा रहा। मामला संदिग्ध दिखने पर एयरफोर्स के सुखोई विमानों ने इस संदिग्ध विमान का पीछा किया। बाद में ये विमान चीन की तरफ निकल गया। बता दें कि साल 1944 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर एयर ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर एक संधि की, जिसे शिकागो संधि कहा गया। शिकागो संधि के बाद 4 अप्रैल 1947 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO की शुरुआत हुई, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ICAO एयर ट्रैफिक से संबंधित नियम कानून बनाने का काम करता है। नज्म उल बहरैन किसकी पुस्तक है जिसका अरबी संस्करण हाल ही में जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी टोडरमल, सी जियाउद्दीन बर्नी या फिर डी दारा शिकोह। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह की नज्म उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह को सामाजिक सौहार्दता यानी सोशल हार्मनी का प्रतिनिधि बताया है। नज्म अल बहरैन का मतलब होता है 2 सागरों का मिलन। दारा शिकोह की यह कृति धर्मों के बीच की समानताओं पर मूल्यवान प्रकाश डालती है। दारा शिकोह को एक विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति, एक कुशल कवि और संस्कृति अध्येता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वे सामाजिक सौहार्दता और धार्मिक एकता के पथ प्रदर्शक थे। इस किताब में दारा शिकोह ने हिंदू धर्म यानी वेदांत और इस्लाम यानी सूफीवाद में समानताओं को रेखांकित किया है और आखिर में नतीजा निकाला है कि इस्लाम और हिंदू धर्म में केवल शाब्दिक अंतर ही है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। रोश हशनाह किस देश का नववर्ष समारोह है जो अभी चर्चा में रहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए टर्की, बी जॉर्डन, सी इजराइल या फिर डी लेबनान। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोश हशनाह के अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड, इजराइल के मैत्रीपूर्ण लोगों और दुनिया भर के यहूदी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इजराइल के यहूदी समुदाय के लोगों द्वारा रोश हशनाह नए साल के रूप में मनाया जाता है और इसके जरिए सबके अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सन 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे उसके मंत्री बनाए गए। दूसरा, 2 वर्ष बाद सन 1953 में भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए। तीसरा, कालीकट अधिवेशन दिसंबर 1967 में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में जन्मे पंडित दीनदयाल एक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक और लेखक थे। उनका मानना था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास और उन्नयन करने से ही समाज का उत्थान होगा। यही भाव उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के सिद्धांत में निरूपित है। उन्होंने पिलानी, आगरा, प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की थी। BSc, BT करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हो गए थे और अंततः कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद वे संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बनकर राष्ट्र कार्य में प्रवृत्त हो गए थे। सन 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे उसके मंत्री बनाए गए। 2 वर्ष बाद सन 1953 में भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए और लगभग 15 वर्ष तक इस पद पर रहकर उन्होंने अपनी दल की अमूल्य सेवा की। कालीकट अधिवेशन दिसंबर 1967 में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। 11 फरवरी 1968 की रात में रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय स्टेशन के आसपास उनकी हत्या कर दी गई थी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में भारत के किस वन्य अभयारण्य में कलचुरी साम्राज्य से जुड़े पुरातात्विक अवशेषों की खोज हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए बांदीपुर वन्य अभयारण्य, बी सरिस्का वन्य अभयारण्य, सी नागरहोल वन्य अभयारण्य या फिर डी बांधवगढ़ वन्य अभयारण्य। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
मध्य प्रदेश स्थित बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में कला संस्कृति के महत्व से संबंधित एक बड़ी खोज को सामने लाने में उपलब्धि हासिल की है। एक प्रमुख खोज के तहत ASI ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन अभयारण्य में अद्भुत पुरातात्विक अवशेषों का यानी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का पता लगाया है। जो अवशेष या चीज़ें पता चली हैं वे राजा श्री भीमसेन, महाराजा पोथासिरी और भट्टदेव के शासनकाल से जुड़ी हैं। शिलालेखों में कौशाम्बी, मथुरा, पावता यानी पर्वत और सप्तनैरिका जैसी जगहों का जिक्र है। ASI द्वारा यहाँ जो खोज की गई है वह सब कलचुरी काल से संबंधित है। कलचुरी डायनेस्टी के 26 प्राचीन मंदिर अवशेष जो 9वीं शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी ईस्वी की हैं उन्हें खोजा गया है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। नवगठित एशियाई पॉम ऑयल अलायंस में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं A भारत, B पाकिस्तान, C भूटान या फिर D श्रीलंका। इसका उत्तर है C। व्याख्या देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ने मिलकर एशियन पॉम ऑयल अलायंस के गठन पर सहमति दी है। एशिया के 5 प्रमुख पॉम ऑयल आयातक देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने एशियाई पॉम ऑयल गठबंधन के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है। इस नवगठित अलायंस के सचिवालय का प्रबंधन दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी को ही इस नए पॉम अलायंस का चेयरमैन चुना गया है। हाल ही में तय किया गया है कि सीटाग्लिप्टिन कॉम्बिनेशंस प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों में बेचे जाएंगे। ये किस रोग से संबंधित औषधि है? आपके ऑप्शंस हैं A कैंसर, B डिमेंशिया, C हेपेटाइटिस या फिर D डायबिटीज। इसका उत्तर है D। व्याख्या देखते हैं। फार्मास्यूटिकल तथा मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी PMBI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीच ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए दवाओं का नया वेरिएंट सीटाग्लिप्टिन सभी के लिए किफायती मूल्यों पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है। PMBI ने अपने सभी जन औषधि केंद्रों में दवाओं के नए वेरिएंट सीटाग्लिप्टिन और इसके कॉम्बिनेशन को शामिल किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत PMBI ने किफायती कीमतों पर मधुमेह की दवाओं का जो नया वेरिएंट प्रस्तुत किया है वह मधुमेह के रोगियों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। पहला प्रश्न है, साल 2022 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, स्वीडन के सुने बर्गस्ट्रॉम को भौतिकी के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा, इस साल क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B यानी कि केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भौतिकी के लिए साल 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एलन एक्सपेक्ट, जॉन F क्लॉजर और एंटोन जीलिंगर को साल 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। दरअसल वैज्ञानिक लंबे समय से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आपस में उलझे पार्टिकल्स में कोई संबंध होता है। अपने रिसर्च में इन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि 2 पार्टिकल्स काफी दूर होने के बाद भी कैसे बिल्कुल एक यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं। इस घटना को क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट में एक पार्टिकल के गुणों को दूसरे पार्टिकल के गुणों की जांच करके पता लगाया जा सकता है, भले वो एक दूसरे से काफी दूर क्यों ना हो। ये नई खोज क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम नेटवर्क्स और सुरक्षित क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 7 अक्टूबर, B 6 अक्टूबर, C 8 अक्टूबर या फिर D 1 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A यानी कि 7 अक्टूबर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है, क्योंकि कपास दुनिया भर में सबसे कम विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
पहली बार इस दिवस का आयोजन साल 2019 में किया गया था। इस बार साल 2022 के लिए विश्व कपास दिवस की थीम वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन है। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन वाला देश है। यहाँ पर हर साल लगभग 62 लाख टन कपास पैदा होती है और इस तरह दुनिया का 38% कॉटन भारत में ही उगता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश या संघ की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट वाला कानून लाने के लिए मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी भारत या फिर डी यूरोपियन यूनियन। इसका सही उत्तर है डी यूरोपियन यूनियन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के लिए नए नियम को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के मुताबिक सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में एक ही स्टैंडर्ड चार्जर होगा, यानी कि एक ही चार्जर से ये सारे उपकरण चार्ज किए जा सकेंगे। नए कानून का उद्देश्य ई कचरे को कम करना और ग्राहकों को अधिक टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इससे लोगों का जीवन सरल होगा और उनकी लागत में भी कमी आएगी। एक आंकड़े के मुताबिक ये हर साल कम से कम 200 मिलियन यूरो बचा सकता है और हर साल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को काफी कम कर सकता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों के संसद के संगठन P20 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी कोरिया गणराज्य या फिर डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 अक्टूबर को 8वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री बिरला P20 सम्मेलन यानी कि G20 के देशों के संसदों का संगठन के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। बता दें कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। गौरतलब है कि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष होगा। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हर स्टार्ट पहल सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए वंचित बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने से, बी महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने से, सी महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से या फिर डी विकलांग महिलाओं के कल्याण से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ये पहल महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महिला उद्यमियों के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है। ये गुजरात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। इसे बनाने का उद्देश्य महिला उद्यमियों के इनोवेशन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में इस स्टार्टअप मंच को लॉन्च किया। इस स्टार्टअप मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम शुरू करने में सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही ये प्लेटफॉर्म सरकारी और प्राइवेट इंटरप्राइजेस से महिला उद्यमियों को जोड़ने में भी मदद करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक श्री मनोत्सव का आयोजन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु अथवा डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी इस उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। जरा व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में वार्षिक श्री मनोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये उत्सव 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ये विजयनगरम शहर की प्रमुख देवी श्री पैदी थल्ली अम्मावरी जतारा का प्रमुख महोत्सव है। उत्तरीय तटीय आंध्र प्रदेश का यह प्रमुख जनजातीय लोक उत्सव पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण बेहद ही सादे ढंग से मनाया जा रहा था। पारंपरिक श्री मनोत्सव जतारा प्रतिवर्ष दशहरे के बाद पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसे श्री मनु पडुंगा के नाम से भी जाना जाता है।
इस महोत्सव में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नानाजी देशमुख के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वे एक भारतीय समाज सेवी और राजनेता थे। दूसरा, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था, यानी कल, आने वाले कल को उनकी जयंती है। वे एक भारतीय समाज सेवी और राजनेता थे। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों के विस्तार के लिए काफ़ी काम किया। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 27 फरवरी 2010 को इनका निधन हो गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। साल 2022 के शांति के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस बार 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, यानी ये साल 2022 की बात हो रही है। दूसरा, व्यक्ति में स्वीडन के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में शांति के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को इस बार नोबेल का पीस प्राइज संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था। ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ये राशि 10 दिसंबर को पुरस्कार के साथ दी जाएगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर अथवा डी 7 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की वायुसेना के प्रति सम्मान दर्शाना और उनके योगदान को याद करना है। दरअसल आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी और इस साल भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय सेना ने कई ऐतिहासिक एयर बैटल लड़े हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान पर भारत की एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में मदद की है और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, जिसे टच द स्काई विद ग्लोरी भी कहा जाता है। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में दक्ष एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, बी सुप्रीम कोर्ट, सी राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा डी भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी यह एप्लीकेशन RBI द्वारा जारी किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड कार्यप्रवाह एप्लीकेशन है, जिसके जरिए RBI बैंक और NBFC जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी रख पाएगा। RBI ज़्यादा प्रभावशाली और ऑटोमेटिक वर्क प्रोसेस को लागू करने के लिए नए आंकड़ों और नए तकनीकों के इस्तेमाल पर लगातार जोर दे रहा है और दक्ष इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। RBI का यह सुपर टेक एप्लीकेशन कहीं भी और कभी भी सुरक्षित पहुंच संभव बनाने वाले एक मंच के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण, नियोजन और क्रियान्वयन, साइबर घटना की सूचना एवं विश्लेषण जैसे काम कर पाएगा।
ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी सिक्किम या फिर डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने गैंगटोक के राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB ने हर पंचायत के अंदर एक मल्टीपर्पज पैक्स की योजना बनाई है, जो डेयरी, FPO, कृषि और गैस उत्पादन के वितरण का काम करेंगी। साथ ही LPG वितरण और जहां जरूरत है वहां पेट्रोल पंप और भंडारण की व्यवस्था तथा मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेंगी। पैक्स गांव में PCO के माध्यम से सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य के गांवों को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी काम करेंगी। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, चीता टास्क फोर्स को हाल ही में कितने वर्षों के लिए गठित किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए 1 साल, B 2 साल, C 3 साल या फिर D 5 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 2 साल के लिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीतों की निगरानी के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। ये टास्क फोर्स एक उप समिति नियुक्त कर सकती है जो उनके द्वारा तय समय पर उन क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा करेगी जिनमें इन चीतों को छोड़ा गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस बार ये पुरस्कार 2 संस्थाओं और 1 व्यक्ति को दिया जाना है। दूसरा, व्यक्तियों में स्वीडन के अर्थशास्त्री LS बियालियात्स्की को ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा D इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन असत्य हैं। कैसे असत्य हैं इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। साल 2022 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसी क्रम में अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों बेन S बर्नाके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबविक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने के तरीकों पर रिसर्च की थी। इन्होंने डायमंड डायबविक मॉडल भी दिया था। नोबेल पुरस्कार के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ये राशि 10 दिसंबर को पुरस्कार के साथ दी जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 11 अक्टूबर, B 10 अक्टूबर, C 9 अक्टूबर अथवा D 12 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिवस का उद्देश्य लैंगिक समानता और लड़कियों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य दुनिया भर में लड़कियों की चुनौतियों और ज़रूरतों की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस साल इस दिवस की थीम है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में रोसेटा स्टोन काफ़ी सुर्खियों में था। यह किस देश के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए फ्रांस, B मिस्र, C सऊदी अरब अथवा D इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानी मिस्र। व्याख्या देख लेते हैं। रोसेटा एक खास किस्म का काले पत्थर का टुकड़ा है जो 196 ईसा पूर्व की है, यानी लगभग 2200 साल पुराना। यह शिलालेख प्राचीन मिस्र की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इस पत्थर पर ग्रीक और प्राचीन मिस्र की भाषा में अभिलेख खुदे हैं। ये उसी तरह है जिस तरह से सम्राट अशोक ने जगह जगह स्तंभ शिलालेख लगवाए थे। इस पत्थर के कारण ही प्राचीन मिस्र की भाषा, जो कि करीब 1400 साल पहले ही लुप्त हो गई थी, उसको समझने में बड़ी मदद मिली थी। करीब 200 साल पहले इस स्टोन को
ब्रिटेन वाले अपने यहाँ लेकर चले गए थे और अब ये मौजूदा वक्त में ब्रिटिश संग्रहालय में उपलब्ध है। और मिस्र के तमाम इतिहासकार और बुद्धिजीवियों ने अभी हाल ही में ब्रिटेन से मांग की है कि रोसेटा स्टोन को मिस्र को वापस लौटाया जाना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। दूसरा, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। शुरुआती दौर में कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बाद में 1948 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जेपी की सोच थी कि देश की वर्तमान दुर्दशा, जो कि 70 के दशक की बात हो रही है, इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा विकसित की गई वह व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख करती है। इस व्यवस्था को बदल देने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उसमें संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान और गरीबों के एवं दलितों के उत्थान के लिए जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। मोढेरा, जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात अथवा डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये गुजरात में मौजूद है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला सौर विलेज घोषित किया है। मोढेरा में हर व्यक्ति की घर की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे पूरे गांव को 24 घंटे सौर पैनल से बिजली मिलेगी। गुजरात सरकार के मुताबिक इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए 24 घंटे बिजली पैदा हो रही है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता किस देश के संगठन ने लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसके चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 1 एक्स-रे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने सोडियम का पता लगाया है, जिससे चांद पर सोडियम की मात्रा का पता लगाने की संभावनाओं का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में हाल में प्रकाशित एक अनुसंधान रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 ने पहली बार क्लास यानी कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कर चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मौजूदगी का पता लगाया है। बयान में कहा गया कि बेंगलुरु में इसरो के UR राव उपग्रह केंद्र में निर्मित क्लास अपनी उच्च संवेदी क्षमता और दक्षता के कारण सोडियम लाइन के स्पष्ट सबूत उपलब्ध कराता है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या फिर डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के विषय ग्लोबल विलेज को भू सक्षम बनाना को भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कदमों के रूप में देखा जा सकता है। हैदराबाद में हो रहे सम्मेलन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहर अपनी संस्कृति और खान पान, आतिथ्य और हाईटेक विजन के लिए जाना जाता है।
प्रधानमंत्री ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी अनंत संभावनाओं को रेखांकित किया। इसमें स्थायी शहरी विकास, आपदाओं का प्रबंधन और शमन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी, वन प्रबंधन, जल प्रबंधन, मरुस्थलीकरण को रोकना और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं। इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास पर चर्चा करने का एक मंच बने। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, C.K. मिश्रा समिति जिसने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं A. सतत वित्त से, B. नवीकरणीय ऊर्जा से, C. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से या फिर D. वाहन उत्सर्जन नियंत्रण से। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सतत वित्त से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में IFSCA के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री C.K. मिश्रा ने की। समिति के सदस्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहित सतत वित्त से संपूर्ण इकोसिस्टम के विशेषज्ञ शामिल थे। जिन प्रमुख क्षेत्रों पर समिति को विचार करने के निर्देश दिए गए थे उनमें शामिल हैं IFSC नियमों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना, IFSC के माध्यम से पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना और हरित व सतत वित्त के क्षेत्र में अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास का समर्थन करना। समिति ने उत्पादों, नीतियों और विनिमयों, क्षमता निर्माण और हरित तथा सतत वित्त से संबंधित आउटरीच पहल समेत सतत वित्त के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में स्वैच्छिक कार्बन मार्केट विकसित करना, परिवर्तनशील बॉन्ड के लिए फ्रेमवर्क, जोखिम मुक्त व्यवस्था को सक्षम करना, ग्रीन फिनटेक के लिए नियामक सैंडबॉक्स को बढ़ावा देना और वैश्विक जलवायु गठबंधन के निर्माण को सुविधाजनक बनाना आदि शामिल है। विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं A. 13 अक्टूबर, B. 12 अक्टूबर, C. 14 अक्टूबर अथवा D. 11 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी ये 13 अक्टूबर को मनाया गया। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल अक्टूबर में दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंधेपन और दृश्य हानि के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस साल वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस की थीम है अपने आंखों से प्यार करो, लव योर आईज। गौरतलब है कि दुनिया भर में सभी आयु वर्ग के लगभग 1 अरब लोग या तो पास की नज़र या दूर की नज़र या फिर अंधेपन जैसी गंभीर दृष्टिदोष से ग्रस्त हैं। अकेले भारत में दुनिया की 20% से अधिक नेत्रहीन आबादी रहती है। इसीलिए आंखों के हेल्थ के बारे में जागरूकता और हमारी आई साइट की देखभाल करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लोहिया जी 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा, लोहिया जी गोवा आंदोलन के भी प्रणेता रहे थे। आपके ऑप्शंस हैं A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों अथवा D. इनमें से कोई नहीं यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोहिया 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों ने अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त लोहिया भूमिगत थे और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट नाम से एक रेडियो चलाया था। 1944 में लोहिया गिरफ्तार कर लिए गए और अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर जेल में बंद कर दिया। करीब 2 साल तक जेल में बंद रहने के बाद 1946 में वे रिहा हुए। इसके बाद लोहिया गोवा आंदोलन के प्रणेता भी बने। वे भारत विभाजन के सख्त विरोधी थे। साल 1963 में फर्रुखाबाद से चुनाव जीतकर लोहिया पहली बार संसद पहुंचे, लेकिन भारतीय राजनीति के महान विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 12 अक्टूबर 1967 को निधन हो गया और वो सिर्फ 3 साल तक ही संसद के सदस्य रह पाए। इतने कम समय में भी उन्होंने संसद में कई ऐसी बहसें छेड़ी जो आज भी काफी महत्वपूर्ण है। लोहिया भारत में सप्त क्रांति चाहते थे, जिनमें पुरुष और स्त्री की समानता, जन्म और जाति संबंधी असमानताओं का खात्मा, अंत
अमीर गरीब की गैर बराबरी और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज़ उठाने जैसे मुद्दों को वो ज़रूरी मानते थे। साथ ही वो सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी के भी हिमायती थे। कल इनकी पुण्यतिथि थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पुनीत सागर अभियान निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा चलाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी राष्ट्रीय कैडेट कोर, सी नीति आयोग अथवा डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा शुरू किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हाल ही में समुद्री तटों, नदियों और जलाशयों में शामिल प्लास्टिक और विभिन्न प्रकार के कचरों को निकालने के पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की सराहना की। बता दें कि पुनीत सागर अभियान एनसीसी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्र तटों, नदियों और झीलों समेत अन्य जल निकायों से प्लास्टिक और अन्य कचरों को साफ करना था। इस अभियान के माध्यम से समुद्र तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं, यानी आपको गलत कथन बताना है। पहला, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरा, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर द्वारा लागू किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सत्य हैं, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिस पर 4 वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए होगी। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर द्वारा लागू किया जाएगा। पीएम डिवाइन युवाओं और महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, समर्थन उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं और आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, महाकाल मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है। दूसरा, यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणाभिमुख है, यानी इसका मुख दक्षिण की ओर है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। हम नजर डालते हैं व्याख्या पर। हाल ही में महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है। ये भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणाभिमुख है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक दक्षिण को मृत्यु का दिशा माना जाता है और लोगों द्वारा अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। पहला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी रांची, सी रायपुर या फिर डी भुवनेश्वर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोयला मंत्रालय के संरक्षण में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति 16 और 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन विषय पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन करेगी। प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी, सतत विकास, आईटी पहल, खनन सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं आदि के लिए कोयला खनन क्षेत्र की पहल का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय कोयला खनन क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीक और आईटी सक्षम उपकरण भी प्रदर्शित होंगे। कोयला, खान, बिजली, इस्पात, नीति आयोग, आपदा प्रबंधन मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा खनन इंजीनियरिंग क्षेत्र के लगभग 150 छात्रों को कोयला खनन कंपनियों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।
बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है 48 मेगावाट चंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट देवथल चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी हिमाचल, सी सिक्किम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने 48 मेगावाट चंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट देवथल चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसी 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश को इन परियोजनाओं से लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का भी शुभारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा इस चरण के तहत राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए 420 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित करेगी? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ कोयला ऊर्जा की दिशा में अपने विविध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जयपुर में 1190 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे राजस्थान के आगामी सौर पार्क में स्थापित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के तहत इसे मंजूर किया गया है। ये स्वच्छ कोयला ऊर्जा के लिए अपने विविध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में CIL के सौर विद्युत परियोजना के प्रयासों को बढ़ावा देगा। ये परियोजना चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी और स्वच्छ बिजली प्रदान करने के अलावा इससे राज्य में रोजगार पैदा होने की भी संभावना है। रुक करते हैं अपने चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किस वर्ष काम करना शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1998, बी 2001, सी 2004 में या फिर डी 2008 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2004 में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साल 2004 में भारत में साइबर सुरक्षा के लिए काम करना शुरू किया था। हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पावर CSIRT यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर के सहयोग से कल यहां आमंत्रित 193 विद्युत क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया। इस अभ्यास का विषय IT और OT अवसंरचना में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाव था। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी जयपुर, सी जमशेदपुर या फिर डी त्रिवेंद्रम। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जयपुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन जयपुर में 14 अक्टूबर से आरंभ हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ मुद्दों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए भाग लेंगे।